हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके प्रीवियस क्लास में हमने कुछ प्रिंसिपल्स देख लिए थे। अब आगे के नेक्स्ट जो हमारे प्रिंसिपल्स है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए, हमने 10 तक उस क्लास में हमने पढ़ लिया था। आज हम 11वें प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अब ये क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आफ्टर प्रेजेंटेशन द प्रेजेंटर शुड ट्राई टू फाइंड द व्यूज। प्रेजेंटर क्या करता है? फाइंड द व्यूज। ठीक है, यानी कि प्रस्तुतकर्ता श्रोता की भावनाओं, विचारों, सुझावों, आपत्तियों और शंकाओं और मतभेद को जानने का प्रयास करता है और इससे दोनों पक्षों के बीच सही समझ उत्पन्न होगी और प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा। फाइंड द व्यूज एंड आइडियाज, ओपिनियन, सजेशन, ओपिनियन, ऑब्जेक्शन, फीलिंग्स, इन सारी चीजें, ये सारी चीजें उसको पता चल जाती है। ये सारी चीजें किसके बारे में होती है? ऑडियंस के बारे में। फीडबैक से पता चल जाती है। क्लियर है? दिस डेवलप द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेजेंटेशन इज फुलफिल्ड। इससे अंडरस्टैंडिंग किनके बीच में होती है? प्रेजेंटर और ऑडियंस के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। क्लियर है? ये हमारा है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 12th प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, ठीक है, उद्देश्य का सिद्धांत। अब ये क्या कहता है? उद्देश्य का सिद्धांत कि उद्देश्य कैसा होना चाहिए? ये पर्पस यानी उद्देश्य, ठीक है। एक उद्देश्य कंपनी का कैसा होना चाहिए? माइंड इन द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन शुड बी एब्सोल्यूट, क्लियर एंड डेफिनेट। कैसा होना चाहिए? क्लियर एंड डेफिनेट, स्पष्ट और निश्चित होना जरूरी है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव कुड बी वन और मोर। ऑब्जेक्टिव ज्यादा हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कुड बी वन और मोर। क्लियर है? फिर आप बोल सकते हो द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन कुड बी यूनिफॉर्म, एनकरेज एंड सिंपैथिक एंड एंटरटेन। द पर्पस of the presentation could be uniform, encourage and sympathy and entertain। क्लियर है यहां तक? यानी कि प्रस्तुतकर्ता के मन में प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। उद्देश्य एक या अधिक हो सकते हैं। प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य सूचनात्मक, प्रोत्साहात्मक और सद्भावना प्रदर्शन या मनोरंजन करना हो सकता है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। 13वां है प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी। प्रिंसिपल ऑफ
एम्पैथी यानी समान अनुभूति का सिद्धांत ये कहता है कि एक प्रेजेंटर स्वयं को श्रोता के स्थान पर रखकर ही उसको प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी चाहिए. द presenter should put himself in the place of audience. The presenter put himself in the place of audience. Place of audience while doing the presentation. जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो एक प्रेजेंटर को ऑडियंस की जगह पर मानकर हमको क्या करनी है कि हम एक ऑडियंस है और हमको कैसा सुनना पसंद आएगा वैसे ही हमको प्रेजेंटेशन देनी है. क्लियर है यहाँ तक? फिर क्या कहता है? दिस ब्रिंग अबाउट अ सिमिलर ओपिनियन एंड क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. इससे क्या हो सकता है? सिमिलर ओपिनियन मिल सकता है, एंड क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है और सिमिलर ओपिनियन यहां पर क्रिएट हो सकता है. अब नेक्स्ट पर बात करते हैं. नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिहर्सल. 14th है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिहर्सल. ठीक है, अब ये क्या कहता है कि पूर्वाभ्यास का सिद्धांत. प्रस्तुतिकरण से पूर्व कम से कम 3 बार अवश्य ही पूर्वाभ्यास किया जाना चाहिए. रिहर्स कितनी बार करना चाहिए? एटलीस्ट थ्राइस. 3 बार क्या करना है? प्रयास करना है. दिस इंक्रीज इट सेल्फ कॉन्फिडेंस. ये क्या बढ़ाता है? कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है. सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्रिएट करता है, बढ़ाता है और मेक द प्रेजेंटेशन ईजियर एंड मेक द प्रेजेंटेशन ईजियर. क्लियर है? रिहर्सल से क्या हो सकता है कि आप जब भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उससे पहले 2 से 3 बार आपको क्या करना है? आपको रिहर्स करना है कि क्या आप जो इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट्स जो प्रेजेंट कर रहे हो वो सही है या नहीं, लोगों को समझ आएगा या नहीं आएगा, या फिर एक प्रेजेंटर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे जो कहीं छुप जाता है वो इससे बाहर आ जाता है, इससे इंक्रीज होता है और जो प्रेजेंटेशन बनाने का और देने का जो काम होता है वो इजी हो जाता है. क्लियर है यहाँ पर रिहर्सल? अब हम आगे बात करते हैं. आगे है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेन आइडियाज. प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेन आइडियाज. अब ये क्या कहता है इसके बारे में देख लेते हैं. ठीक है, यानी कि द मेन आइडिया और शुड बी द मेन आइडिया should be decided beforehand. कि मुख्य विचार प्रस्तुत करने से पहले ही चयन कर लिया जाना चाहिए. सेकेंड है दिस मेक द प्रेजेंटेशन ईजियर एंड इंटरेस्टिंग. दिस मेक
presentation easier and इंटरेस्टिंग। क्लियर है यहां पर? यह है हमारा मेन आइडिया, मुख्य विचार के चुनाव का सिद्धांत। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 16 प्रिंसिपल ऑफ इंट्रोडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इंट्रोडक्शन। चलिए, अब ये क्या कहता है कि प्रस्तावना का सिद्धांत। यह कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सेंटेंस बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने। फर्स्ट इंप्रेशन is the last impression। जैसा हम पहली बार में प्रतीत होते हैं या हमारा इंप्रेशन, हमारा प्रभाव किसी पर पहली बार जैसा पड़ता है वो लास्ट तक बना रहता है। तो अतः प्रेजेंटर को प्रेजेंटेशन की इंट्रोडक्शन इतनी शांति, इतनी कुशलता, इतनी चतुरता, इतनी इफेक्टिव ढंग से बनानी चाहिए ताकि लिसनर प्रेजेंटेशन के लास्ट तक उस प्रेजेंटेशन से लिंक्ड अप हो। इट सेड पेशेंस, क्लेवरनेस, effectively that the audience can connect to the right till the end। right till the end तक बिठाए रखती है, right till the end तक। अगर हमारी प्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही सही बना है, बहुत ही इफेक्टिव बना है, अगर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रो जो पार्ट होता है इंट्रोडक्शन का, अगर वो हमारा पेशेंटली बनाया गया है या फिर हमारा इफेक्टिवली बनाया गया है, तब वो क्या होगा, या फिर क्लेवर तरीके से बनाया गया है, तब जाकर वो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट सही, ऐसा सही बनेगा जिसका इफेक्ट ऑडियंस तक, लास्ट तक, उसका इफेक्ट ऑडियंस पर लास्ट तक बना रहेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इजीनेस। 17 प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इजीनेस। इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इजीनेस यानी सहजता का सिद्धांत। यहीं पास में लिख देते हैं, सहजता का सिद्धांत। ठीक है, ये क्या कहता है? अ फ्रेंडली बिहेवियर शुड बी यूज्ड, अ फ्रेंडली बिहेवियर should be used with the audience as a result he can say its opinion एक सेकेंड, opinion with easy and the audience too will accept it, क्लियर है?
यानी कि प्रस्तुतकर्ताओं को श्रोताओं के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। इससे वे बड़ी सहजता से अपनी बातें उनसे कह पाएंगे और श्रोता भी सहजता से इसे स्वीकार कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा 18वां 18 प्रिंसिपल। क्या कहता है, कौन सा है 18 प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ रिसर्चिंग द टॉपिक, यानी विषय अन्वेषण का सिद्धांत। Principle of researching the topic. अब ये क्या है, इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं एक बार। विषय अन्वेषण का सिद्धांत। जो थोड़े नाम डिफिकल्ट है हिंदी में, मैं वो सारे आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये क्या कहता है? इंफॉर्मेशन, फिगर एंड अदर फैक्ट रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन। इंफॉर्मेशन, फिगर्स यानी सूचनाएं, आंकड़े, एंड अदर फैक्ट्स, अदर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो प्रेजेंटेशन से रिलेट करता है, जो प्रेजेंटेशन से संबंधित है, रिलेटेड टू द presentation should be collected so that some new ideas, अगर हम इंफॉर्मेशन फैक्ट्स जो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है उन तथ्यों को संग्रह कर लेना चाहिए, जिससे कि कुछ नए विचारों को भी मूल विचारों, मेन आइडियाज के साथ जोड़ा जाए या फिर कुछ ऑल्ट्रेशन भी किया जा सकता है। सम न्यू आइडियाज can be joined with the basic thought that change should be एक्सेप्टेबल। क्लियर है यहां तक? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। ये था हमारा विषय अन्वेषण। अब आता है हमारा 19th प्रिंसिपल ऑफ समरी, प्रिंसिपल ऑफ सारांश का सिद्धांत। सारांश का सिद्धांत, ठीक है। ये क्या कहता है? सारांश का सिद्धांत ये कहता है एट द एंड, इससे पहले सारांश के सिद्धांत से पहले एक सेकेंड हम हमारा इंट्रोडक्शन जो इसको हम नंबर 20 पर रख देते हैं, ठीक है। उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक दूसरा सिद्धांत है जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंस, उसको देख लेते हैं। ये है हमारा 19 प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंस। ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। विश्वास का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट समरी का पढ़ेंगे, समरी वाला सिद्धांत। विश्वास का सिद्धांत क्या कहता है कि
प्रस्तुतिकरण करने वाले व्यक्ति को स्वयं पर, जो आपका प्रेजेंटर है उसको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस किसका होना चाहिए? प्रेजेंटर का। ठीक है। सेकेंड है आपका कि यदि दोनों को एक दूसरे पर, इसके अतिरिक्त लिसनर को भी विश्वास होना चाहिए। लिसनर जो होता है उसको भी ट्रस्ट होना चाहिए। किस पर? स्पीकर पर, जो प्रेजेंटर है उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कि अगर दोनों एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं करेंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो अनसक्सेसफुल रह जाएगा। कॉन्फिडेंस है इसलिए सक्सेसफुल, विश्वास है इसलिए क्या होगा? हमारा सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन बनेगा। अदरवाइज हमारा क्या होगा? प्रेजेंटेशन फेल हो जाएगा। इसलिए बोलने का ढंग प्रभावशाली, स्पष्ट और मधुर है तो लिसनर आप पर विश्वास क्रिएट कर सकते हैं, आप पर विश्वास बना सकते हैं। ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंस, ये रह गया था एक। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ समरी की। एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, at the end of the presentation, the main point should be revised which will make the audience remember the basic thought of the presentation. Clear है? The presentation यानी कि प्रस्तुतिकरण जब भी आप प्रेजेंट कर रहे हो तो ये जो जब भी हम प्रेजेंटेशन को खत्म कर रहे हैं तो समापन करने से पहले अंत में तथा संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करके श्रोताओं को ये एहसास कराना चाहिए कि प्रेजेंटेशन समाप्त होने वाला है। और इस तकनीकी से श्रोताओं का ध्यान एक बार फिर से अट्रैक्ट हो जाता है। किस पर? प्रेजेंटेशन पर। जैसे ही श्रोता अपना ध्यान अट्रैक्ट करता है तो अपने जो भी मुख्य मेन जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार वापस से रिवाइज करवाओ ताकि उन लोगों को पूरा प्रेजेंटेशन याद आ जाए। क्लियर है कि हमने प्रेजेंटेशन में क्या दिया था। तो ये था हमारा आज का जो प्रिंसिपल का टॉपिक था वो खत्म हो गया। प्रेजेंटेशन के सारे प्रिंसिपल हमारे खत्म हो गए हैं। ये देखिए सबसे पहला नहीं, ये देखिए ये हमारे प्रिंसिपल्स थे। ये देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंट्रोडक्शन, इजीनेस, रिसर्चिंग, समरी, कॉन्फिडेंस। तो इस तरह से ये हमारे सारे प्रिंसिपल्स थे। ये देखिए रिहर्सल प्रिंसिपल, एम्पैथी, ये देखिए फीडबैक, पर्पस। तो इस तरह से हमारे प्रिंसिपल का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। प्रीवियस क्लास में हमने आधे जो प्रिंसिपल का टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था और आज हमने प्रिंसिपल का टॉपिक खत्म कर दिया है। रिमेनिंग जो भी हमारे टॉपिक प्रिंसिपल बचे थे वो हमने इस क्लास में खत्म कर दिए हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारा जो टॉपिक है और हमारी क्लास वो यहीं खत्म हो रही है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ जरूर इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन, उसके फैक्टर्स देखेंगे और सेल्स प्रेजेंटेशन और ये सब कुछ कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की